विधि शास्त्र में विधि के सिद्धांत। प्रश्न 18वां, पेज नंबर 83। प्रश्न 18, विधि को व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या निम्नलिखित विधि के व्यक्ति हैं? पॉइंट नंबर 1, जानवर। पॉइंट नंबर 2, मृतक व्यक्ति। अजन्मा व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति। 5वां, संघीय लोक सेवा आयोग। 6वां, संयुक्त हिंदू परिवार। रिजर्व बैंक, साझेदारी फर्म, इंग्लैंड का सम्राट, भारत का प्रधानमंत्री। चाबी ले जाऊंगा। उत्तर, विधिक व्यक्तियां। लेजर ऑफ जुडिशियल पर्सनल। विधि के अधीन अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विधि व्यक्ति की व्याख्या की है। इनमें से कुछ विविध वक्ताओं के विचार निम्नलिखित प्रकार के हैं। प्रोफेसर ग्रे के निम्न विचारानुसार व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य तथा अधिकारों का आरोपण किया जाता है। सामंड के अनुसार वैधानिक दृष्टि से व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे किसी प्रणाली से है जिससे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। अतः जो प्रणाली अधिकार और कर्तव्य धारण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें विधि के अंतर्गत व्यक्ति कहा जाएगा, चाहे वे वास्तविक में मनुष्य न हो। ऑस्टिन ने व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि अवस्था अथवा परिवेश से विशिष्टता मनुष्य ही विधिक दृष्टियों से व्यक्ति कहलाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जो मनुष्य अधिकार नहीं रखते हैं वे व्यक्ति नहीं कहलाए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधि के अधीन नैसर्गिक मनुष्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। इस प्रकार के अस्तित्व को जो जीवित मनुष्य न होते हुए भी विधिक प्रयोजनों के लिए व्यक्ति कहलाते हैं, कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। अंततः विधिक व्यक्तियों निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, नैसर्गिक व्यक्ति। पॉइंट नंबर 2, कृत्रिम व्यक्ति। विधिक व्यक्तियों के प्रकार। हिप के अनुसार विधिक व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी में अधिकार तथा कर्तव्य एकत्रित रूप में विद्यमान होने के कारण उसे विधिक व्यक्ति माना जाता है। रोमन विधि के अंतर्गत हेरिडिटास जेन्स इसका उदाहरण है। इसके अनुसार मृत व्यक्ति का विधिक व्यक्तित्व मरने के बाद उस समय तक बना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी संपत्ति ग्रहण न कर ली हो। रोमन विधि की यह मान्यता थी कि वह जब तक मृतक की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को अंतरित नहीं हो जाती है तब तक उस मृत व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का लोप नहीं हो रहता है। इसलिए उस समय तक उसे कल्पना के आधार पर जीवित व्यक्ति की तरह ही माना जाता है। भारतीय विधि ने इस सिद्धांत को मान्य नहीं किया है तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु के होते ही उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हुई मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2, कुछ निर्जीव वस्तुओं को उन्हें अधिकार प्राप्त है तथा जो कर्तव्यों के अधीन हैं उन्हें विधि के अंतर्गत विधिक व्यक्ति माना गया है।
अंततः किसी निर्जीव वास्तविक वस्तु को मानवीयकरण द्वारा विधिक कर्तव्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के विधिक व्यक्तियों का अस्तित्व वास्तविक होता है, किंतु उसका व्यक्ति काल्पनिक होता है। पॉइंट नंबर 3, फिट्जरिजल्ट का कहना है कि व्यक्ति विधि के मनमाने सृजन होने के कारण इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं, परंतु इंग्लिश विधि में केवल कुछ ही प्रकार के विधि व्यक्तियों को मान्यता दी गई है, जिनमें निगम, संस्थाएं, संपदा या निधि विशेष उल्लेखनीय है। पॉइंट नंबर 1, एनिमल यानी जानवर। जानवर जीवित मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं, किंतु प्राचीन काल में उन्हें व्यक्ति के बराबर माना जाता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन यहूदी विधि के अनुसार यदि कोई बैल अपने सींगों से किसी पुरुष या स्त्री को मार डालता था, तो उस बैल को पत्थर मार मार कर हत्या कर दी जाती थी एवं उसका मांस खाना निष्पादन माना जाता था। इसी तरह एक बार जर्मनी में एक मुर्गे के विरुद्ध यह अभियोग चलाया गया कि वह बहुत ही बुरी तरह भाग देता है। उसे कानून के अनुसार न्यायालय में लाकर प्रतिवादी के कक्ष में खड़ा किया गया था। उसके वकील ने उसे बचाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह वकील उसे बचाने से सफल नहीं हो सका। फलस्वरूप मुर्गे का प्राणदंड दे दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक ग्रंथ में सदरलैंड ने मध्यकालीन विधियों में पशुओं के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियों किए जाने की एक रोचक घटना का वर्णन किया है। सन 1519 में कुछ चूहों ने एक किसान के उद्यान को भारी नुकसान पहुंचाया। इसलिए इन चूहों के विरुद्ध वाद चलाया गया तथा एक वकील ने इसकी तरह से पैरवी की। चूहों की प्रतीक्षा में वकील ने यह कहा कि यद्यपि इसके कारण किसी किसान को भारी नुकसान हुआ है, परंतु उन्हें उस भूमि में असंख्य छिद्र करके उसे अधिक उर्वरक बना दिया है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्क को अस्वीकार करते हुए उन चूहों के देश से निकालने का दंड दिया, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया कि देश से निकालने के समय इन चूहों की शारीरिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए तथा उन्हें बाज, कुत्तों आदि न खाए पाए। न्यायालय ने गंभीर चूहियों के प्रति उदारता दिखाते हुए उन्होंने 1 माह तक उसी जगह पर रहने की मोहलत भी दे दी। वर्तमान विधि संस्थाओं में पशुओं को न तो व्यक्तित्व ही प्राप्त होता है और न ही काल्पनिक व्यक्तित्व। पशु अधिकारों या कर्तव्यों को धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। पशुओं में विचार शक्तियाँ नहीं होती हैं। इस कारण उनके कार्य न तो विधिपूर्ण हो सकते हैं और न ही विधि के विरुद्ध। जानवरों के द्वारा किए गए नुकसान के लिए उनके स्वामी को दोषी ठहराया जाता है। स्वामी पर यह कर्तव्य दायित्व इसलिए होता है कि उसने जानवरों को नियंत्रण में रखने में लापरवाही बरती है। पॉइंट नंबर 2, मृत व्यक्ति। डायलस एवं हुज के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद विधि को मृतक में कोई रुचि नहीं रहती है।
इसलिए मृत व्यक्ति को विधि के अनुसार व्यक्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि न तो उसके अधिकार हो सकते हैं और न ही दायित्व। इस प्रकार मनुष्य की मृत्यु के साथ ही उसका विधिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। फिर भी कुछ प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्ति का विधि अस्तित्व बना रहता है। मनुष्य के मृत शरीर को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी विधि यह उपेक्षा करती है कि मृत व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार शालीनता से किया जाए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी व्यक्ति के धर्म को अपमानित करने के आशय से की गई मानव शव की अवहेलना दंडनीय अपराध है, किंतु निवेदित है कि मृत शरीर की अवहेलना का निषेध मृतक के किन्हीं अधिकारों या कर्तव्यों का घोतक नहीं है, वरन समाज के हितों को संरक्षण दिए जाने का प्रतीक है। कुछ सीमा तक विधि मृत व्यक्तियों की ख्याति को संरक्षण देती है। दंड विधि के अधीन मृत व्यक्ति के विषय में अपमान लेख प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। इस तरह मृत व्यक्तियों पर किसी प्रकार का लांछन लगाना मानहानियों के लिए अभियोजन होगा, यदि इसके कारण मृत व्यक्तियों के जीवित संगे संबंधी या परिजनों की प्रतिष्ठा पर घातक पहुंचता हो। पॉइंट नंबर 3, अजमा व्यक्ति। अजमे शिशुओं को विधि के अधीन व्यक्ति माना जाए या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। एक कैनेडियन वाद में अजमे बालक को जन्म के बाद उसकी शारीरिक विकृति के लिए इस आधार पर क्षतिपूर्ति दिखाई गई थी कि उसकी विकृति का कारण प्रतिवादी की असावधानी थी, जो कि प्रतिवादी ने उस बालक की माता के प्रति उस समय की थी जब वह बालक माता के गर्भ में था। परंतु वॉकर बनाम ग्रेट नॉर्थ रेल कंपनी ऑफ आयरलैंड के मामले में अजमे बालक को हुई क्षति के लिए दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्षति का कारण गर्भावस्था स्थिति में हुई क्षति ही थी या कोई अन्य। अधिकांश विधियों में अजमे शिशु को व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। संपत्ति विधि के अंतर्गत अजमे गर्भस्थ बालक को विधिक व्यक्तियों प्राप्त होती हैं तथा वह संपत्ति का स्वामी हो सकता है, परंतु संपत्ति पर उसका समाश्रित स्वामित्व होगा, क्योंकि संभव है कि वह पैदा ही न हो, अर्थात गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाए या मरा हुआ पैदा हो। विधि में अजमे बालक को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रबल प्रमाण है कि पुराने समय में जब फांसी की सज़ा प्रचलित थी तो गर्भवती स्त्री अपराधनीय को उस समय तक फांसी पर नहीं लटकाया जाता था जब तक कि उसकी प्रस्तुति न हो जाए। हिंदू विधि में भी संपत्ति के बंटवारे के समय अजमे बालक के हिस्से का अछूता छोड़ दिया जाता है ताकि जन्म लेने पर वह उस हिस्से को प्राप्त कर सके। अजमे बालक के हिस्से का ध्यान न रख किया गया बंटवारा अवैध होगा। पेंटन के अनुसार अजमा बालक विधि अस्तित्व नहीं रखता है क्योंकि वह अधिकारों के रहित है। अनेक मात्रानुसार
शिशु जीवित पैदा होने पर ही व्यक्ति प्राप्त होता है। उसे जीवित पैदा हुआ तभी माना जाएगा जब वह माता के शरीर से पूरी तरह निकल चुका हो। पॉइंट नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद को एकल निगम के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि इस पद को धारण करने वाले की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा व्यक्ति इस पद पर आसीन हो जाता है। किसी पद का वास्तविक अधिकारी नहीं, काल्पनिक व्यक्ति होता है जो कभी नहीं मरता है। जीवित पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, परंतु विधि द्वारा नियमित यह व्यक्ति सदा एक ही रूप में विद्यमान रहता है। भारत का राष्ट्रपति न्यायिक व्यक्ति। संघीय लोक सेवा आयोग, इसे न्यायिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न तो यह कोई धन राशि ही रखता है और न उसके ऊपर कोई मुकदमा ही चलाया जा सकता है और न ही मुकदमा चला जा सकता है। इसके अनेक सदस्य होते हैं। यह न समूहित नियम है और न ही एकल नियम और न ही न्यायिक व्यक्ति की किसी भी अनियमितताओं को पूरा करता है, इसलिए इसको न्यायिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 है संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार के नाम से न तो कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही इसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, अतः यह न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है। 7, रिजर्व बैंक। यह न्यायिक है कि क्योंकि यह किसी धनराशि को रखता है और उसके लिए वह मुकदमा दायर करता है। रिजर्व बैंक के विरुद्ध भी मुकदमा कायम किया जा सकता है, अतः इसे न्यायिक व्यक्ति कहा जाता है। साझेदारी की फर्म। 8, सामान्य के अनुसार फर्म कभी भी न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। विधि की दृष्टि में फर्म कभी भी व्यक्ति नहीं है, यह मात्र व्यक्तियों का समूह है। इसकी स्थिति निगम के सदस्यों से अलग किस्म की होती है। इसकी धनराशि फर्म की नहीं बल्कि इसके सदस्यों की होती है। फर्म के सदस्यों के नाम बदल जाने से फर्म को भी बदलना अनिवार्य हो जाता है, अतः फर्म एक न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है। प्रश्न 18, निर्गमित व्यक्ति अथवा विधिक व्यक्तियों से संबंधित विधि सिद्धांत क्या है, समझाइए। निम्न उत्तर। निर्गमित व्यक्तियों के सिद्धांत निर्गमित व्यक्तियों के स्वरूप के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। फिर भी इस संदर्भ में विभिन्न विविधताओं के विचारों को निम्नलिखित सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, परिकल्पनिक सिद्धांत। पॉइंट नंबर 2, यथार्थता सिद्धांत। 3, कोष्ठक सिद्धांत। 4, रियायत सिद्धांत। 5वां है प्रयोजन सिद्धांत। परिकल्पना सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक सेंगिग्नी, हॉल एंड ग्रे, केन्सन तथा सामंड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निर्गमित व्यक्ति एक विधिक कल्पना मात्र है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सामूहिक रूप में एकत्रित हुआ व्यक्ति के अस्थिर संगठन में एकता लाना है। इसलिए यह काल्पनिक व्यक्ति उन व्यक्तियों के वास्तविक व्यक्तियों से भिन्न होता है जो इसका सृजन करते हैं। सेंगिग्नी के विचार अनुसार सभी निर्गमों का मुख्य लक्षण यह है कि अधिकारों का विषय न तो उसके सदस्यों में अलग अलग विद्यमान रहता है और न ही उन सदस्यों के योग में।
वस्तु वह समूचे निगम में निहित रहता है। इसका परिणाम यह है कि सदस्यों के परिवर्तन से निर्गमन के अस्तित्व या उसकी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार निगम का मुख्य उद्देश्य सामान्य हेतु रखते वाले व्यक्तियों के हितों का संरक्षण रखता है। इस उद्देश्य की पूर्ति निगम को काल्पनिक व्यक्ति प्रदान करके ही की जाती है। निगम की अपनी कोई वास्तविक इच्छा नहीं होती है, क्योंकि निगम वास्तविक व्यक्ति नहीं होता है। निगम की इच्छा एक काल्पनिक इच्छा होती है जो कि विधि द्वारा सौंपी जाती है। पॉइंट नंबर दूसरा, यथार्थता सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध जर्मन विधि शास्त्रियों निर्णायके ने प्रतिपादित किया है। निर्णय के मतानुसार निगम का अस्तित्व अपने सदस्यों के सामूहिक रूप से भिन्न होता है। निगम का व्यक्तित्व कल्पना के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इसका एक वास्तविक अस्तित्व होता है, जिसको कि राज्य तथा विधि मान्य करते हैं। जब बहुत से व्यक्ति सामूहिक रूप से निर्गमन मिलकर निगम की स्थापना करते हैं, तो इस प्रकार के मिलाप के परिणाम स्वरूप एक नई इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। कोष्ठक सिद्धांत, रियायत सिद्धांत, प्रयोजन सिद्धांत।